बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। चलो मेरे दोस्तों, आज हम लोग आइसोमरिज्म का नेक्स्ट लेक्चर करते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा है कि आइसोमरिज्म के पहले लेक्चर में क्या बात हुई, दूसरे लेक्चर में क्या बात हुई। आज हमारे पास टारगेट के फॉर्म में क्या क्या चीजें हैं। तो आज टारगेट के फॉर्म में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है, आज टारगेट के फॉर्म में कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म है। तो चलो उन दोनों बातों को खत्म करते हैं। ठीक है, कैसे, इस बात को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे आज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, देखो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में क्या बातें डिस्कस करनी है, कैसे डिस्कस करनी है, इस बात का डिस्कशन उठाते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा जरा। होता क्या है, हमारे पास कोई लाइट सोर्स है, ये देखो एक लाइट सोर्स है। तो लाइट सोर्स का प्रोपोगेशन क्या होता है, सभी डायरेक्शन में होता है, इस तरह से, है ना। कोई लाइट सोर्स होता है तो उसका प्रोपोगेशन क्या है, सभी डायरेक्शन में होता है, इस तरह से। ये देखो, अब मैंने क्या किया, इसको किसी क्रिस्टल से पास करा दिया, इसको टूरमैलिन क्रिस्टल बोलते हैं, और इसको कन्वर्ट कर लिया क्या, एक डायरेक्शन में। अब ये क्या है, एक डायरेक्शन की लाइट है, इसको बोलते हैं पीपीएल। पीपीएल मतलब फिजिक्स में आपने पढ़ रखा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब दोस्तों क्या हुआ, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मैंने एक सॉल्यूशन से पास करा दिया। ये एक ट्यूब है ऐसे, और इस ट्यूब में एक सॉल्यूशन भरा हुआ है कुछ इस तरह से। ये देखो, इस ट्यूब में क्या है, एक सॉल्यूशन भरा हुआ है ऐसे। अब मैंने इसको क्या किया है, पास करा दिया है। जब मैं इसको पास करा देता हूं ऐसे, यहां से गई और यहां से ऐसे निकली, तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोस्त इस तरह से रोटेट कर जाती है। तो गौर समझिएगा, हमारे पास क्या है, पीपीएल लाइट है। अब इस पीपीएल लाइट को इस सॉल्यूशन से पास कराया, पास कराने पर ये जो है, ये जो लाइट है पीपीएल लाइट, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब अबव द प्लेन ऐसे ऐसे, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब बिलो द प्लेन, प्लेन पे नहीं है, प्लेन पे ऐसे ऐसे नहीं घूम रही है, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल हम लोग डिसाइड कर रहे हैं ये प्लेन के साथ बना हुआ एंगल है, और यदि ये प्लेन पे ही रहेगा तो प्लेन के साथ बना हुआ एंगल तो जीरो रहेगा ना। तो ये अबव द प्लेन ऐसे घूमेंगे, जैसे ये थी, एक मिनट रुक जाओ, मार्कर को अंदर डालू, ये थी। अब ये ट्यूब है, ठीक है, यहां ये देखो मैं ऐसे लेता हूं, ये लाइट है। अब ये ट्यूब से पास हुई, ट्यूब से पास होने के बाद या तो ये क्लॉकवाइज ऐसे झुकेगी आगे की ओर प्लेन के, या प्लेन के पीछे की ओर। आगे की ओर हो गई तो क्लॉकवाइज हो गया, और पीछे की ओर हो गई तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया ऐसे। और ये प्लेन के साथ बनाया गया एंगल है, मतलब ये एंगल है, ये प्लेन है, प्लेन के साथ बनाया गया दोस्त ये एंगल है। ठीक है, बात समझ पा रहा हूं। यदि कोई लाइट ऐसा कर देती है तो इस सॉल्यूशन का हम लोग नाम रख देते हैं, इस सॉल्यूशन का नाम रख देते हैं ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन। क्या हुआ जरा बात समझो, मैंने पीपीएल लाइट को पास कराया, पास कराने पर यदि पीपीएल लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल लाइट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मतलब समझ रहे हो ना, प्लेन के आगे की ओर प्लेन के पीछे की ओर, तो हम इस सॉल्यूशन को ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन कहते हैं। एंड द फिनोमिना, और इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इस फिनोमिना को हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कहते हैं। ठीक है, ऐसा। अब मैंने कहा कि यार ये जो हमारे पास ट्यूब है इसकी लेंथ L है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा है उसका कंसंट्रेशन C ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, C ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो जरा बताओ एंगल ऑफ रोटेशन कितना आएगा। तो जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो देखो कितना आता है, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट डिवाइडेड बाय C इंटू L। कौन कौन क्या क्या है जरा समझिए, वेयर जो हमारा थीटा नॉट है
वो क्या है, वो है स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। अब बात आएगी कि सर ये स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन का मतलब क्या है? स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन का मतलब मेरे दोस्त ये है, जब c की वैल्यू 1 ले ली जाए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और l की वैल्यू भी 1 सेंटीमीटर क्यूब ले ली जाए, तब जो एंगल ऑफ रोटेशन आएगा वो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन बोला जाएगा। जब c की वैल्यू क्या ले ली जाए, 1 ले ली जाए, l की वैल्यू भी 1 ले ली जाए, तो जो एंगल ऑफ रोटेशन आएगा वो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन होगा। और ये क्या है, ये सिर्फ एंगल ऑफ रोटेशन है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन है। थीटा क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन बोलते हैं। ये देखो, थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। सी क्या है दोस्त, तो सी मेरे दोस्तों है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एल क्या है, एल है लेंथ ऑफ ट्यूब, कि इस ट्यूब की लेंथ कितनी है, इस ट्यूब की लेंथ कितनी है। तो ये बात हमारी समझ में आई कि नहीं, कि ऐसा कोई सॉल्यूशन जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देती है, उसको ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन कहते हैं, और इस फिनोमिना को ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कहते हैं। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बोलते हैं। और ये जो थीटा है एंगल ऑफ रोटेशन, ये क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन, कितने एंगल में रोटेशन हुआ है। तो ये जो एंगल ऑफ रोटेशन है मेरे दोस्त, ये इसकी वैल्यू यदि आपको कहीं निकालनी है तो कैसे निकालोगे, इस फार्मूले से निकालोगे, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट अपॉन सी इंटू एल। ठीक है, थीटा नॉट क्या होता है, जब लेंथ 1 सेंटीमीटर क्यूब कर दी जाए, सी की वैल्यू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, सी की वैल्यू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कर दी जाए। ठीक है, और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का सी है, लेंथ कितनी है, एल है। ये आया। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। किसी ने कहा यार ये तो एक्सपेरिमेंटल बात हुई ना, आप इंस्ट्रूमेंट लाओगे, सॉल्यूशन भरोगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कराओगे, तब दिखेगा कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं। प्लेन पेपर पर कैसे करें, थ्योरेटिकली इस बात को कैसे किया जाए। तो बात हुई हाँ यार ये तो एक्सपेरिमेंटल डिफिनीशन है, इससे तो अपने को टेंशन है। तो थ्योरेटिकली इस बात को कैसे डिफाइन किया जाए, इसके लिए हम लोगों ने आगे बात पहुंचाई। तो थ्योरेटिकली इस बात को कैसे डिफाइन करते हैं जरा देखो। इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, कायरल कार्बन। अब एक एक करके हम लोग इस बात पे आते हैं। थ्योरेटिकली डिफाइन करने के लिए इन्होंने कहा देखो यार एक कायरल कार्बन नाम की चीज होती है। तो हम लोगों ने क्या होता है ये देखो, यदि कार्बन से 4 डिफरेंट वैलेंसी अटैच है, यदि कार्बन से 4 डिफरेंट एटम या 4 डिफरेंट लिगेंड अटैच है, तो उस कार्बन को क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं। 4 डिफरेंट एटम या फिर 4 डिफरेंट लीगेंड। ठीक है, लीगेंड का मतलब आप ग्रुप कह सकते हो, क्योंकि लीगेंड का मतलब फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री समझने लगोगे। यदि किसी कार्बन से 4 डिफरेंट एटम या 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो उस कार्बन को हम लोग नाम देते हैं क्या, कायरल कार्बन। उस कार्बन को दोस्त क्या नाम देते हैं, कायरल कार्बन। ठीक है, ये बात बोली। और यहां पर हमने एक नोट चिपकाया आपके लिए, जरा समझिए। इफ मॉलिक्यूल contain 1 chiral carbon, यदि किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन है, तो ध्यान रखना मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। पहला पॉइंट ये आया, यदि किसी मॉलिक्यूल में मेरे दोस्त एक कायरल कार्बन है, तो वो मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ये देखो, इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास क्या है,
एक कायरल कार्बन है तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल कहानी को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। जैसे ये देखो, इस कार्बन को मेरे बच्चों देखो, ये लिखा है CH3 CHBOH। अब जरा बताओ क्या ये कार्बन कायरल है? तो जरा आप अच्छे से देखिए, एक बैलेंसी में क्या लिखा है CH3, एक बैलेंसी क्या है OH, एक बैलेंसी क्या है इसकी CH3 और एक बैलेंसी क्या है दोस्त H। तो एक बैलेंसी में लगा है Cl, एक बैलेंसी में अटैच है H, एक बैलेंसी में अटैच है CH3, एक बैलेंसी में अटैच है OH। तो ये कार्बन तो कायरल हो गया ना यार दोस्त, बताओ हो गया कि नहीं हो गया? और यदि ये कार्बन कायरल है तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। ये कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। मतलब ये मॉलिक्यूल इस पीपीएल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा, ये कहा जा रहा है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है? ये इस पीपीएल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक कायरल कार्बन है। तो थ्योरेटिकली हम कहते हैं कि यदि किसी के पास एक कायरल कार्बन है तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जरूर घुमा देगा। यदि किसी मॉलिक्यूल के पास एक कायरल कार्बन होता है तो इसके दो फिगर होते हैं। जरा देखो अगला पॉइंट, मॉलिक्यूल हैव टू फिगर। यदि कोई ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल है तो उसके पास दो फिगर होंगे। कौन कौन होंगे? एक वो, जैसे ये देखो ऐसे, और एक बच्चों इसका मिरर इमेज, ये मिरर लगा दिया गया और ये इसकी इमेज, ये देखो मिरर इमेज ऐसे, ये देखो। अब आप अच्छे से इस बात को ध्यान दो तो देखो ये हमारा OH है, ये H है, ये H है, ये CH3, ये। अब ये एक दूसरे की मिरर इमेज समझ में आ रहा है ऐसे। जब आप इनको स्लाइड कराओगे तो ओवरलैप नहीं करेंगे, मगर कट करके रखोगे तो ओवरलैप कर जाएंगे। देखो ऐसे पन्ने की तरह मोड़ दो, ये देखो ओवरलैप कर गए। देखो पेज की तरह मोड़ो, ऐसे ओवरलैप कर गए। मगर स्लाइड कराओ तो ओवरलैप नहीं करेंगे। तो एक कंपाउंड हुआ ये और एक हुआ उसका मिरर इमेज। यदि किसी में एक कायरल कार्बन आया तो एक कायरल कार्बन के रिस्पेक्ट में दो फिगर होते हैं, वो और उसका मिरर इमेज। तो किसी ने कहा दोनों सेम तो है? नहीं, दिखने में सेम है, बॉन्डिंग सेम है, मगर अरेंजमेंट अलग अलग है। जैसे ये देखो, ये हाथ, इस हाथ का मिरर इमेज ये वाला हाथ, स्लाइड कराओगे तो ओवरलैप नहीं करेंगे। मछली जल की रानी है, ये देखो है, स्लाइड कराओगे ओवरलैप नहीं करेंगे, मगर पन्ने की तरह पलट दोगे तो ओवरलैप कर जाएंगे। यदि ये सेम फिगर है तो स्लाइड कराने पे ओवरलैप करने चाहिए, है ना? तो जरा ये देखो, तो यही कहानी यहां पे दिखने में एक जैसे समझ में आ रहा है, जैसे ये हाथ एक जैसा है। अब यदि मैं हाथ सिर्फ इतना सा दिखाऊं ना तो तुम नहीं समझ पाओगे कि ये लेफ्ट हैंड है कि राइट हैंड है। दोनों एक साथ दिखा रहा हूं तो तुम समझ पा रहे हो, मगर सिर्फ इतना हाथ खींच के रख दिया जाएगा तो तुम नहीं समझ पाओगे। तो वही हाल है, बॉन्ड सेम है मगर ओरिएंटेशन 3 डायमेंशनल प्लेन पे अलग अलग है। तो एक फिगर ये हुआ, एक फिगर ये हुआ, ये इसका मिरर इमेज है। नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। नॉन सुपर इम्पॉसिबल का मतलब स्लाइड कराने पर ओवरलैप नहीं करेंगे। नॉन सुपर इम्पॉसिबल का मतलब ये हुआ, ठीक है ना? ये और ये, इसका मतलब एक कायरल कार्बन में यदि किसी के पास एक कायरल कार्बन है तो उसके रिस्पेक्ट में दो फिगर आएंगे, एक वो और एक उसका मिरर इमेज। ये फिगर है और ये इसका मिरर इमेज है, ये देखो, ठीक है? ये और ये इसका मिरर इमेज। तो एक कायरल कार्बन के रिस्पेक्ट में दो फिगर, वो और उसका एक मिरर इमेज ऐसे। अब जरा बच्चों बताओ कि क्या ये मॉलिक्यूल कायरल है? देखो चलो इसको थोड़ी देर में करते हैं, पहले थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेते हैं लाइन स्ट्रक्चर वाला। ये बताओ बच्चों,
क्या ये वाला मॉलिक्यूल हमारा कायरल है? ये देखो, क्या ये मॉलिक्यूल हमारा कायरल है? तो यदि आप अच्छे से देखो तो इसको हम ऐसे बना लें तो किसी बच्चे को बुरा थोड़ी लगेगा। ये CH3, ये CH2, ये Br और ये H, और ये क्या है CH2 CH3। अब जरा मुझे ये बात बताओ यार, मुझे ये बात बताओ, ये वाला और ये वाला क्या डिफरेंट है? क्या ये दोनों डिफरेंट हैं? तो यार दोस्तों ये दोनों तो सेम है ना। देखो ये तो सेम, सॉरी ये तो क्या है दोस्त, ये तो सेम ग्रुप है। तो 4 डिफरेंट कहां हुए? ये तो 3 डिफरेंट हुए, 1 2 और इनमें से कोई एक। तो ये कार्बन कायरल नहीं है। ये क्या है? कायरल नहीं है। और जब कायरल नहीं है तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव भी नहीं है। ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव भी नहीं है। अब इसी मॉलिक्यूल में जरा सा चेंज कर देते हैं तो देखना, इसी मॉलिक्यूल में मैं जरा सा चेंज करने का जा रहा हूं। इस Br को उठा के बस यहां रख दे रहा हूं। ये देखो, अब जरा चेक करके बताओ। तो अब मैं डायरेक्ट चेक कर दे रहा हूं यार, ठीक है ना, क्योंकि अब आप इतने बड़े हो गए हो 2 एग्जांपल के बाद कि इस बात को समझ सको। एक ग्रुप ये है जो इससे अटैच है, एक ग्रुप पूरा ये है जो इससे अटैच है, एक ग्रुप ये है जो इससे अटैच है, और एक कौन है? हाइड्रोजन। इस कार्बन से यही 4 ग्रुप तो अटैच है और ये चारों अलग अलग है। इसका मतलब तुम कह सकते हो कि ये कायरल कार्बन है। और मेरे दोस्त यदि तुम ये कह सकते हो कि ये कायरल कार्बन है तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ऑप्टिकल एक्टिव होगा। और इसके नंबर ऑफ आइसोमर कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ एक्टिव आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ एक्टिव आइसोमर्स कितने होंगे दोस्त? 2 होंगे। कौन कौन? ये और इसका मिरर इमेज, वो और उसका मिरर इमेज, ऐसे। और इन दोनों के पेयर को क्या बोला जाता है? इनांसियोमर्स पेयर। इसको बोलते हैं क्या? इनांसियोमर्स पेयर। पेयर ऑफ मिरर इमेज, इन दोनों के पेयर को बोला जाता है इनांसियोमर्स पेयर। और इन दोनों फिगर को हम कहते हैं इनांसियोमर्स आइसोमर। ये और इसका मिरर इमेज, इसको बोलते हैं इनांसियोमर्स पेयर और फिनोमिना बोला जाता है इनांसियोमर्स। तो इसके कितने आइसोमर आए? 2 आइसोमर आए। अब आपने कहा सर ये वाला एग्जाम्पल छोड़ो, आप जरा इस एग्जाम्पल के बारे में बताओ कि इसको कैसे करोगे। मैंने कहा कौन सा एग्जाम्पल है? बच्चे ने कहा ये एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को बताइए, क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है? तो मैंने कहा भी बता देते हैं कि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। इसको चेक करते हैं। तो देखो दोस्त, इसको कैसे चेक करोगे? इसको मैं ऐसे बना लूं तो किसी बच्चे को बुरा थोड़ी लगेगा। देखिएगा, ये हमारे पास और ये हमारे पास, यहां पर एक क्या होगा? OH और क्या होगा? H होगा। तो जरा बताना कितने डिफरेंट टाइप की बैलेंसी है? 1 डिफरेंट, ठीक है, 2 डिफरेंट। अब ये दोनों डिफरेंट है या नहीं ये कैसे डिसाइड होगा? क्योंकि ये तो एक दूसरे से ज्वाइंट है। तो इसके लिए क्या करते हैं? एक लाइन खींच लेते हैं उसी जगह से। ये देखो, एक ऐसे लाइन खींच लो सीधी, ये ऐसे। अब लाइन के एक साइड और लाइन के दोनों साइड अलग अलग है तो अलग अलग लिगेंड है। भाई एक कार्बन से 4 अटैच होंगे, एक बैलेंस ये हो गई, एक ये हो गई। अब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब ये एक दोनों से जुड़ी हुई हैं तो हमको कैसे पता ये अलग अलग है? तो यहां से यहां तक चेक करो, लाइन के एक साइड का पार्ट और लाइन के दूसरे साइड का पार्ट चेक करो क्या सेम है। यहां से इस पार्ट को चेक करो, ये पार्ट एक पार्ट है, इसको चेक करो, और एक ये पार्ट है, इसको चेक करो, क्या दोनों सेम है? तो यार इसके पास CH3 है, इसके पास CH3 नहीं है। तो यदि सेम नहीं है ना, दोनों पार्ट क्या है? अलग अलग है। दोनों पार्ट डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या है?
ये डिफरेंट लीगेंड है, डिफरेंट ग्रुप है। और यदि दोनों पार्ट सेम है, दोनों पार्ट कैसे हैं? सेम, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप है। ये देखो, दोनों पार्ट सेम है तो सेम ग्रुप है, दोनों पार्ट डिफरेंट है तो डिफरेंट ग्रुप है। ठीक है बच्चों, बात समझ पा रहे? तो क्या ये सेम है? नहीं। तो इसका मतलब बैलेंसी 1, बैलेंसी 2, और ये एक दूसरी बैलेंसी मानी जाएगी और ये एक तीसरी बैलेंसी मानी जाएगी। तो चारों बैलेंसी अलग अलग है ना, तो ये वाला कार्बन हमारा कैसा हो जाएगा? तो मेरे दोस्त प्यारे बच्चों, ये कार्बन कैसा हो जाएगा? कायरल कार्बन हो जाएगा। ये कार्बन कैसा हो जाएगा? कायरल। और कायरल कार्बन हो गया तो क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ये वाला कार्बन भी कायरल हो जाएगा। इसको भी इसी तरह से काउंट करोगे तो ये भी कायरल आएगा। मैंने एक के रिस्पेक्ट में अभी निकाल दिया। तो जब हमारे पास कोई साइक्लिक होगा तो हम क्या करेंगे? एक लाइन खींच देंगे और लाइन के दोनों ओर चेक कर लेंगे। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे ये देखो, किसी ने पूछा क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है? हाँ देखो यार, अब इस मॉलिक्यूल में हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं। तो कैसे करोगे दोस्तों? तो सबसे पहले क्या करना है? 4 डिफरेंट लिगेंड चेक करना है। तो जरा देखो, एक तो हमारा क्या है? Cl। अब तुमने क्या किया? एक लाइन ऐसे खींची, ठीक है कि नहीं? थोड़ा सा इस लाइन को कलर कर देते हैं, ब्लैक के ऊपर ब्लैक अच्छा लगता है मगर समझ में नहीं आता है दोस्तों। ये देखो, एक लाइन यार हम लोगों ने इस तरह से खींची, ये देखो। अब जरा चेक करो कि दोनों पार्ट इक्वल है या नहीं। यहां से यहां तक जाओ, इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहां से यहां तक गए, ये पार्ट चेक करो और ये वाला पार्ट चेक करो, क्या सिमेट्रिकल है? एक जैसा है? यदि यार दोस्तों ये सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों लिगेंड सेम है। तो कितने लिगेंड थे? एक Cl लगा है, एक क्या लगा है? H। एक Cl हो गया, एक H हो गया। बची हुई 2 बैलेंसी यदि आप अच्छे से चेक करें तो कैसी है? सिमेट्रिकल है। मतलब दोनों में सेम टाइप का लिगेंड लगा हुआ है। जो लिगेंड ये है वही लिगेंड ये है। लिगेंड का मतलब ग्रुप होता है, ध्यान रखिएगा कि आप लोग लिगेंड को कुछ और समझोगे। यार सर लिगेंड बोल रहे हैं, यहां पे तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चल नहीं रही है। तो ये देखो, इसका मतलब क्या है? यदि 2 बैलेंसी सेम है तो ये कैसा हो जाएगा? अकायरल हो जाएगा। मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा। तो बात समझ पा रहे हो? करना क्या है अपने को? करना सिर्फ इतना सा है कि यार एक कायरल कार्बन ढूंढना है और उस कायरल कार्बन पे जो 4 लिगेंड लगे हैं या 4 एटम अटैच है या 4 ग्रुप अटैच है वो डिफरेंट होने चाहिए। और जब साइक्लिक कंपाउंड होगा तो किस तरह से चेक करोगे? एक इमेजिनरी प्लेन डालोगे और दोनों पार्ट को मैच करोगे। यदि दोनों पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज है इसका मतलब वो सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब वो सेम लिगेंड है, और सेम लिगेंड है तो फिर 4 डिफरेंट कहां हुए? और 4 डिफरेंट नहीं हुए तो वो कायरल कहां हुआ मेरे दोस्त? इतनी बात सही है? कहानी को आगे बढ़ाएं। तो अब जरा देखो यार, नोट नंबर नेक्स्ट, यदि किसी के पास एक से ज्यादा कायरल कार्बन होगा तो कैसे चेक करोगे? तो अब जरा देखो, इफ 2 and more than 2 chiral carbon present in कंपाउंड। यदि यार कहीं पर ऐसा हुआ कि 2 से ज्यादा कायरल कार्बन हुए, 2 या 2 से ज्यादा कायरल कार्बन हुए, तो कैसे चेक करोगे? तो दोस्तों जरा देखो कैसे चेक किया जाता है, उस बात को समझिए। तो उसके पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक और चीज पढ़नी पड़ेगी जिसको कहते हैं RS नॉमेनक्लेचर। चेक करने के रूल क्या पढ़ना पड़ेगा? RS नॉमेनक्लेचर। ये देखो, RS नॉमेनक्लेचर कैसे पढ़ा जाता है इस बात को बताते हैं। चलो देखिए, एक साइंटिस्ट थे फिशर प्रोजेक्शन। अब आप इस बात को थोड़ा सा पढ़ लो, फिर इसके बाद हम लोग टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। ये क्या होता है, किस तरह से काम करता है, इसको बताते हैं। लास्ट क्लास में मैंने इस पर थोड़ी सी डिटेल दी थी। तो देखो क्या होता है, हम लोग इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। जो क्रॉस का पॉइंट होता है वो कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। ये देखो इस तरह से,
देखिए जहां जहां पर आपने क्रॉस लगा रखा है वो क्या है, कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ इस तरह से। ये देखो, ये कायरल कार्बन हो गया, ये कायरल कार्बन हो गया, ऐसे। तो जब भी कहीं पर हमें कुछ ऐसा देखना हो तो सबसे पहले फिजर ने क्या किया, उन्होंने बताया कि हम कायरल कार्बन को 2 डायमेंशनल प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2 डायमेंशनल प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक क्रॉस बनाया, उस क्रॉस का जो सेंटर होता है उनके हिसाब से वो कायरल कार्बन है। और बची हुई 4 डिफरेंट बैलेंसी वो ये है, बची हुई 4 डिफरेंट बैलेंसी कौन है, 1, और बेटा ये क्या है 2, और ये क्या है 3, और ये क्या है दोस्त 4। तो ये 4 इसकी डिफरेंट बैलेंसी है। नीचे वाले कायरल कार्बन की डिफरेंट बैलेंसी कौन सी होंगी, वो ये होंगी 1, 2, 3 और 4। देखो 4 नंबर बैलेंसी दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। इस 4 का मतलब ये पूरा 4 है, इस 4 का मतलब ये पूरा 4 है दोस्त। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा। अभी कौन सा, आरएस नॉमेनक्लेचर। आरएस नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, सबसे पहले तो मैंने ये बात बताई कि आप उसको पकड़ो कि कायरल कार्बन कहां पे है। अब जब आपको कायरल कार्बन मिल जाता है तो फिर किस तरह से करते हैं जरा देखो। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है CH3 CHOH CHO, क्या बता सकते हो ये कौन सा मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल को मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है, देखिए CHO, ठीक है, इधर मैंने लिख दिया है OH, इधर लिख दिया है CH3 और इधर लिख दिया है H। अब यार दोस्त इनमें क्या करो, इनमें नंबर डाल दो। नंबर कैसे डालोगे, तो नंबर डालने का आपको मैंने रूल बताया था। कैसे बताया था कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको पहला नंबर डालोगे, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको पहला नंबर डालोगे। तो जरा चेक करो, ये बैलेंसी का मेन पॉइंट है कायरल कार्बन है, इसकी पहली बैलेंसी ये, इस पे क्या अटैच है ऑक्सीजन, इसकी बैलेंसी पे क्या अटैच है कार्बन, इसकी बैलेंसी पे दोस्त क्या अटैच है कार्बन, इसकी बैलेंसी पे दोस्त क्या अटैच है हाइड्रोजन। तो जरा देखो नंबर डालते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको आप पहले नंबर डालोगे। तो जरा बताना ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है कि कार्बन का, तो ऑक्सीजन का क्या होता है 8, कार्बन का क्या होता है 1, इसका मतलब पहला नंबर तो इसको डाल दिया। अब ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, जब पहला एटम सेम हो जाएगा तो हम दूसरे एटम पे जाएंगे, तो पहला एटम सेम हो गया, दूसरा एटम यहां पे कौन है हाइड्रोजन, दूसरा एटम यहां पे कौन है ऑक्सीजन, तो डिफरेंशिएट हो गया और ये हो गया नंबर 2, तो ये हो गया नंबर 3, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है इसलिए ये हो गया नंबर 4। ठीक है, अब जरा गौर से समझिए, यदि नंबर 4 वर्टिकल लाइन पे है, यदि नंबर 4 वर्टिकल लाइन पे है और हम क्लॉकवाइज घूमते हैं 1 to 2, 2 से 3, और ये 1 to 2, 2 से 3 यदि हम लोग रोटेट हो रहे हैं और वो क्लॉकवाइज है तो इसका नॉमेनक्लेचर मेरे दोस्त क्या रखा जाएगा R। फिर से समझो, यदि 4th नंबर की प्रायोरिटी जो है वो वर्टिकल लाइन पे है, जिसको भी आपने 4 नंबर दिया है, यदि वो वर्टिकल लाइन पे है और हम रोटेट कैसे हो रहे हैं 1 से 2, 2 से 3, तो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं तो R। और इसी तरह से यदि 1 से 2 जा रहे हैं और 2 से 3 जा रहे हैं मेरे दोस्त, और वो एंटी क्लॉकवाइज है, वो कैसा है एंटी क्लॉकवाइज है, तो मेरे दोस्त इसका नाम क्या रखा जाएगा S। ध्यान रखिए नॉमेनक्लेचर के साइन है RS। ये देखो, अब जरा इसको चेक करो, ये 4th है, 1 से 2 जाओ, कलर चेंज कर देता हूं तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि जा कैसे रहे। देखो 1 से 2 जा रहे हो, ये 1 2 3, 1 से 2, 2 के बाद 3, 1 2 3, 1 2 3, कैसा आ रहा है, कैसा आ रहा है क्लॉकवाइज आ रहा है। तो इसका मतलब नाम क्या रखोगे इस फिगर का, इस फिगर का दोस्त हम लोग नाम क्या रख देंगे S। क्यों, ये 4th नंबर पे है और हम घूम कैसे रहे क्लॉकवाइज रहे, और घूमते समय जरा देखना कैसे जाओगे, 1 से 2 जाओगे, 2 से 3 जाओगे, 1 से 2 जाओगे, 2 से 3 जाओगे। ठीक है, अब बच्चों ने कहा नहीं सर यार एक एग्जाम्पल और मार दो। ठीक, तो एक एग्जाम्पल और मार देते हैं बच्चों की डिमांड पर। गौर से समझिए इस एग्जाम्पल को और बताइए आपके हिसाब से इसको किधर जाना चाहिए। देखो ये CH3 है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारा H हो गया, और ये मेरे दोस्त OH हो गया, और ये मेरे प्यारे बच्चों Cl हो गया। अब जरा नंबर डालो, तो नंबर कैसे डालते हो, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में नंबर डालना सिखाया था वैसे ही नंबर डालना है। तो मेरे दोस्त नंबर डालिए, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है Cl का,
कार्बन का या ऑक्सीजन का? इससे क्या डायरेक्ट अटैच है? Cl। इससे क्या अटैच है? कार्बन। इससे क्या अटैच है? OH। इससे क्या अटैच है? H। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है? बच्चे कह रहे हैं कि सर Cl का होता है, तो बच्चों की बात मानते हुए 1 चिपका दिया। अब इसके बाद किसका होगा? इसका होगा 2 चिपका दिया और इसको 3 चिपका दिया, तो ऑटोमेटिक ये 4 हो गया। अब हमें जाना कहां है? 1 से 2 जाना है। देखा, इस बार आपको मैंने फंसा दिया। 1 से 2 जाने के 2 रास्ते हैं, चेक करो। 1 से 2 जा रहे हो तो 4 के ऊपर से भी जा सकते हो, 1 से 2 जा रहे हो तो 3 के ऊपर से भी जा सकते हो। तो दोस्तों कहां से जाया जाए? तो हमेशा ध्यान रखना, जब कहीं ऐसी सिचुएशन फंस जाए कि 1 से 2 जाने के 2 रास्ते हों, देखिए इधर नोट, 1 से 2 जाने के यदि कहीं 2 रास्ते मिलते हैं, एक 3 के ऊपर से पास हो सकते हो, एक 4 के ऊपर से पास हो सकते हो, तो हमें किसके ऊपर से जाना चाहिए? तो ऑलवेज आप ध्यान रखिएगा, 3 के ऊपर से हम कभी नहीं जाएंगे, हम लोएस्ट नंबर के ऊपर से हमेशा जाते हैं। हम किसके ऊपर से जाएंगे? 4th नंबर के ऊपर से होकर जाएंगे। बात समझ गए? यदि 1 और 2 अपोजिट आ गए, यदि 1 और 2 अपोजिट आ गए तो 1 से 2 पर पहुंचने के 2 रास्ते आ जाएंगे। और दोस्तों 2 रास्तों में से एक रास्ते को कट करना पड़ेगा। ऑलवेज क्या करोगे? लोएस्ट नंबर को कट करोगे, मतलब 3 से ऊपर से नहीं जाओगे, 4th के ऊपर से जाओगे। अब यदि हम 4 के ऊपर से जा रहे हैं तो जरा देखो कैसा रोटेशन आ रहा है। 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, ये भी क्लॉकवाइज रोटेशन है। इसका मतलब इस फिगर का नाम भी क्या होगा? आर होगा। क्लॉकवाइज रोटेशन है ना, 1 से 2, 2 से 3, ये देखो। बात मेरी समझ पा रहे हो यार दोस्त? चलो अब बच्चों की डिमांड पे एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे आरएस कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से हम लोग को आ जाए। तो देखो यार, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किया, यहां पर हमारे पास क्या है? OH है, यहां पर मेरे दोस्त क्या है? CH3 है, यहां पर मेरे दोस्त क्या है? C डबल बॉन्ड CH2 है, और यहां पे COOH। अब जरा चेक करो कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, ये किस तरह से घूमेगा। तो जरा बताइए, सबसे पहले तो नंबर डालने पड़ेंगे दोस्त। अब नंबर कैसे डालेंगे? तो नंबर डालने के लिए जरा देखो, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर इसका हो गया नंबर 1। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8 होता है, कार्बन 6 होता है ना यार। तो जरा देखो, अब ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। पहला एटम सब में सेम है, छोड़ दो, दूसरे एटम पे कूदो। दूसरा एटम कौन है? ऑक्सीजन। दूसरा एटम कौन है? कार्बन। दूसरा एटम कौन है? हाइड्रोजन। तो यार इसका दूसरा एटम ऑक्सीजन है, तो नंबर 2 ये हो गया। अब इन दोनों में कंपेयर करो, पहला एटम कार्बन कार्बन, दूसरा एटम कार्बन, दूसरा एटम हाइड्रोजन, तो इसका नंबर आ गया, और ये हो गया 4। ठीक है कि नहीं? अब जरा फिर से घुमा लो, 1 से 2 की ओर घूम रहे हो, तो 1 से 2 की ओर इस बार कैसा रोटेशन आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और 1 से 2 एंटी क्लॉकवाइज है, तो नोमेनक्लेचर क्या होगा? एस नोमेनक्लेचर होगा। नोमेनक्लेचर क्या होगा? एस नोमेनक्लेचर होगा। ठीक है? अब यार कहानी को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, रूल नंबर 2 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 2 क्या है? यदि मान लो 4th नंबर वाला कहां पे आ जाए? हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गया, तो जैसे ये देखो, H Br OH COOH। अब यार दोस्त जरा इस पर नंबर डाल के दिखाओ। तो सभी प्यारे बच्चे जानते हैं कि इस पर नंबर 1 आएगा, इस पर नंबर 2 आएगा, इस पर नंबर 3 आएगा, इस पर नंबर 4 आएगा। नंबर डालने में तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी ना यार। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका नंबर ज्यादा, सिंपल सी बात है। जब तक सेम होता जाए तब तक पीछे की ओर भागते चले जाओ, जब तक डिफरेंस ना आए तब तक दौड़ लगाओगे, बस इतनी सी बात है। तो जरा देखो, 1 से 2 की ओर जाना है, तो 1 से 2 की ओर कैसे जा रहे हो? ये देखो आया। 1 से 2 की ओर कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। और मेरे दोस्त 1 से 2 की ओर एंटी क्लॉकवाइज है, मगर 4th नंबर इस बार कहां है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो अब जरा देखो रूल क्या है, इसको जरा समझना। यदि 4th नंबर हमारे पास कहां पे है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो क्या करोगे? तो मेरे दोस्त क्या करोगे? तो जरा देखना क्या करोगे। तब आपको क्या करना है? क्लॉकवाइज का नाम रखना है क्या? अपोजिट कर देना है बस यार। क्लॉकवाइज का नाम रखोगे एस, एंटी क्लॉकवाइज का नाम रखोगे क्या? एंटी क्लॉकवाइज का नाम रखोगे आर। ठीक है? तब हमें क्या कर देना है? जस्ट अपोजिट नोमेनक्लेचर कर देना है, जैसा मैंने पीछे किया उसके अपोजिट। देखो, ये देखो, पीछे हम लोगों ने क्या चिपकाया है? यदि क्लॉकवाइज है तो आर। ठीक है? यदि क्लॉकवाइज है तो आर। अब देखो क्या चिपकाया है? यदि क्लॉकवाइज है तो एस। तो ध्यान रखिएगा, यदि 4th नंबर जिस पर पड़ रहा है ये वो वर्टिकल लाइन पे है तो क्लॉकवाइज आर और एंटी क्लॉकवाइज एस, और यदि वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे पड़ रहा है तो अपोजिट कर दो बस। हॉरिजॉन्टल लाइन पे पड़ रहा है तो अपोजिट कर दो, मतलब क्लॉकवाइज को क्या कर दो? एस कर दो, एंटी क्लॉकवाइज को क्या कर दो? आर कर दो। अब प्यारे बच्चों जरा इसका नोमेनक्लेचर करके बताइए कहां जा रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज था। एंटी क्लॉकवाइज 4th नंबर कहां है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो क्या नाम आएगा? एंटी क्लॉकवाइज 4th नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन पे नाम क्या आएगा? एस। ठीक है कि नहीं? आप कह रहे हो कि सर यार ऐसे मजा नहीं आएगा।
आप क्या कर रहे हो, एक एक कायरल कार्बन वाला दे रहे हो, एक एक कायरल कार्बन वाला तो हम भी कर लेते हैं, है कि नहीं। कम से कम सर 2 कायरल कार्बन वाला तो दो। तो मैंने कहा लो यार, ऐसी क्या बात है, बच्चे डिमांड करेंगे तो दे देंगे यार जो मांगोगे, है कि नहीं। लो, बच्चों की डिमांड थी, हमने चिपका दिया। मैंने कहा लो इसका नॉमेनक्लेचर करो। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे, इस पे 2 कायरल कार्बन है। तो दोस्तों 2 कायरल कार्बन हो या 100 कायरल कार्बन हो, अपने को क्या करना है, अपने को 4 नंबर ही तो डालने हैं और 4 नंबर डाल के घुमा देना है। तो चलो 4 नंबर डालो, घुमा दो यार। इस कायरल कार्बन को पकड़ते हैं, इधर क्या है, ऑक्सीजन, इससे क्या अटैच है, कार्बन, इससे क्या अटैच है, कार्बन, इससे क्या अटैच है, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन का नंबर 1 हो गया। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर ज्यादा है। अब यहां पकड़ो, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन। भाई इस डॉट वाले की बैलेंस ही ये है और इस जगह पे क्या मिला, कार्बन। तो पहला एटम इसका कार्बन हुआ ना, इसका भी पहला एटम कार्बन हुआ। दूसरा एटम इसका हाइड्रोजन, इसके दूसरा एटम क्या है, ऑक्सीजन, इसका दूसरा एटम क्या है, कार्बन, इसका दूसरा एटम क्या है, हाइड्रोजन। तो हम हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से क्यों कंपेयर कराएंगे यार, दूसरा एटम इसका कार्बन है, इसका दूसरा एटम क्या है, हाइड्रोजन। तो इसका मतलब इस पर 2 नंबर आना चाहिए ना, और इस पे नंबर आना चाहिए 3 और इस पे नंबर आना चाहिए 4। बात खत्म हो गई। बात समझ पाए कैसे किया। अरे मेरे दोस्त यार, ये भी कार्बन है तो एक कार्बन कार्बन सेम हो गया, और आप जानते हो जब सेम हो जाता है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़े तो हाइड्रोजन मिला, हमने कहा हाइड्रोजन है। यहां आगे बढ़े तो ऑक्सीजन मिल गया। तो यार इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो बस इस पर क्या होगा, 2 नंबर पड़ेगा, उस पर 3 नंबर पड़ेगा। अब घुमा लो, तो चलो घुमाते हैं। घुमाओगे कैसे, 1 से 2। 1 से 2 जब आपने घुमाया तो देखो जरा क्लॉकवाइज आ रहा है। तो 1 से 2 रोटेशन क्लॉकवाइज है मेरे दोस्त, मगर 4th नंबर कहां है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। और 4th नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लॉकवाइज आया तो आंसर ऐसा आएगा। क्यों, 4th नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लॉकवाइज आया तो आंसर ऐसा आएगा। तो मेरे दोस्तों इसका नॉमेनक्लेचर हो गया एस। अब नीचे वाले का नॉमेनक्लेचर करो। तो फिर से हम नीचे वाले का नॉमेनक्लेचर करने चलते हैं। देखिए नंबर डालो, इसकी बैलेंस ही ये कायरल कार्बन है। अब इस कायरल कार्बन के अबाउट नंबर डालते हैं। तो देखो जरा मेरे दोस्त, ये क्या है, ऑक्सीजन, ये क्या है, कार्बन, ये क्या है, कार्बन, ये क्या है, हाइड्रोजन। तो ये तो बात समझ में आ गई। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 1। अब यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, तो पहला सेम छोड़ दो, आगे बढ़ो। इसके बाद ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, इस पे आगे बढ़ो, कार्बन, ऑक्सीजन। अब गौर से जरा देखो, मैंने कहा था कि जितने एटम, जितने बॉन्ड उतने एटम। ये देखो, इसका मतलब यहां 3 ऑक्सीजन है, क्योंकि यार ये COOH है ना, तो COOH को मेरे दोस्तों ऐसे ही तो लिखते हैं ना। और इसका मतलब जितने बॉन्ड उतने एटम, कितने बॉन्ड लगे, 2, तो 2 एटम लगे हैं, ये सपोज करके चलना है ना यार। कॉन्सेप्ट भूल गए क्या, याददाश्त तेज करो यार, ऐसे नहीं चलेगा। तो जरा देखो, इसका मतलब क्या हुआ, इस डबल बॉन्ड का मतलब हुआ इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन अटैच है। तो इस कार्बन से कितने ऑक्सीजन अटैच है, 3। और इस कार्बन से कितने ऑक्सीजन अटैच है, 1। तो बेचारा गरीब कौन, ये, अमीर कौन, ये। तो अमीर वाले को 2 नंबर दो, गरीब वाले को 3 नंबर दो। और चौथा तो अपना बेचारा ये है, ये हाइड्रोजन। बात समझ पाए कैसे किया भाई, कार्बन ये भी है, कार्बन ये भी है, सेम है, छोड़ो आगे बढ़ो। इसका क्या अगला एटम, ऑक्सीजन, इसका अगला एटम ऑक्सीजन, मगर यहां 3 ऑक्सीजन, यहां पर 1 ऑक्सीजन। तो यार जहां पर 3 ऑक्सीजन होगा उस पर नंबर 2 और उस पर नंबर 3 और वो नंबर 4। अब घुमा लो, तो 1 से 2 की ओर घूम गए। जब 1 से 2 की ओर घूमोगे तो 4th नंबर कहां है, हॉरिजॉन्टल पे। 4th नंबर हॉरिजॉन्टल पे होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है, ये देखो क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है, तो नाम क्या रखोगे, एस। तो यार इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एस। इसका मतलब ये जो है एस, एस कॉन्फ़िगरेशन का फिगर है। इस दोनों कायरल कार्बन का नाम क्या है, एस है। ठीक है, तो कायरल कार्बन के नॉमेनक्लेचर कर लोगे। ध्यान रखना, यदि एक से ज्यादा कायरल कार्बन किसी के पास है तो जब तक नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा तब तक तुम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं सॉल्व कर पाओगे। फिगर देख के आए, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो सॉल्व करते हैं वो बस सॉल्व ही करते रह जाते हैं। नॉमेनक्लेचर से ऑप्टिकल आइसोमरिज्म सॉल्व होगी मेरे दोस्त, इसलिए नॉमेनक्लेचर पे फोकस करो। आरएस करने की बहुत जरूरत है। यदि आरएस नहीं आएगा तो समझ लेना क्वेश्चन नहीं होगा। तो चलो, बच्चों की डिमांड है कि सर अच्छा एक और दे दो, इस बार हम लोग कर ही देंगे। तो फिर बच्चों ने कहा सब और दे दो, तो इस बार मैंने 3 वाला दे दिया। मैंने कहा यार 2 कार्बन अच्छे नहीं लगते हैं, है कि नहीं। इवन नंबर वैसे भी मजा नहीं आता है, सारा खेल ऑड का ही है। सब कहते हैं कुछ और लगना चाहिए, तो लो यार ऑड। अब जरा पकड़ो, अब इसमें बताओ कौन से कार्बन का क्या नॉमेनक्लेचर है। तो चलो दोस्तों चिपका देते हैं। पहले कार्बन को पकड़ते हैं, ये देखो। अब इसकी 4 वैलेंसी पे नंबर डालो। तो सबसे पहले जब नंबर डालोगे तो इसका अटैच एटम ऑक्सीजन, इसका अटैच एटम कार्बन, इसका अटैच एटम हाइड्रोजन, इसका अटैच एटम कार्बन। इसका मतलब क्या है, देखो ये ऑक्सीजन है, डायरेक्ट अटैच है, इसका एटॉमिक नंबर 1। क्यों, एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा इसका होगा। यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन। जरा इस बात को देखो, जरा बच्चे यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए देखो इसकी बैलेंसी से क्या अटैच है, कार्बन, इसकी बैलेंसी से क्या अटैच है, कार्बन, इसका दूसरा एटम ऑक्सीजन, इसका दूसरा एटम कार्बन, इसका दूसरा एटम हाइड्रोजन। 3 पॉसिबिलिटी है। यहां पे आओ, इसका दूसरा एटम
ऑक्सीजन, वो भी कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, और 3 ऑक्सीजन मतलब ज्यादा ऑक्सीजन है, तो ये आया 2, ये आया दोस्त 3, और ये आया दोस्त 4। अब घुमाओ, तो जब हमारे पास घुमाने की बारी आई तो हमने घुमा लिया, 1 से 2 की ओर जाना है, 1 से 2 की ओर जाओगे तो क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, और 1 से 2 की ओर जाओगे तो क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। और दोस्तों जब क्लॉकवाइज आएगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लॉकवाइज का फिगर का नाम क्या होगा, एस। इसका मतलब इस फिगर को हम लोगों को क्या बोलना चाहिए, एस बोलना चाहिए। ठीक है, अब आपका मन कर रहा होगा सर मैं ऊपर वाला भी करके रहूंगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, तो चलो ऊपर वाले को करते हैं। ठीक है, इस वाले को, इसके ऊपर वाले को। अब देखो हमारा कायरल कार्बन दोस्त कौन है, ये है। ठीक है, अब इसकी 4 बैलेंसी पकड़ो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका हो गया, ये 1 हो गया। अब 2 में लड़ते हैं, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, पहला सेम हुआ, छोड़ो, आगे बढ़ जाओ, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, आगे बढ़ गए, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, बिल्कुल डिट्टो सेम है, फिर छोड़ दो, और आगे निकल आओ, कार्बन, और आगे निकल गए कार्बन, ठीक है, ये भी सेम है, छोड़ दो, और आगे निकले हाइड्रोजन, और आगे निकले ऑक्सीजन, यहां पे डिफरेंशिएट हुआ, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, इसका मतलब ये वाली बैलेंसी 2 हो गई, ये वाली बैलेंसी 3 हो गई, और 4 तो अपना भाई पहले से था। पकड़ पाए, जहां तक सेम चले वहां तक दौड़ लगाते जाओ, जब तक डिफरेंट नहीं आएगा तब तक हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या नंबर डालें, है कि नहीं। तो चलो इसी वजह से मैंने किया, देखो इस जगह से भगे, कार्बन, कार्बन, फिर अगला एटम कार्बन, फिर अगला एटम कार्बन, फिर कार्बन का पड़ोस हाइड्रोजन, यहां कार्बन का पड़ोस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है इसलिए ये 2 हो गया, वो 3 हो गया, और ये 1। अब घुमा लो, चक्कर घुमाओ, 1 से 2 की ओर चक्का जा रहा है, और 1 से 2 की ओर जब चक्का जा रहा है तो देखो ये कैसा आ रहा है, ये देखिए कैसा आ रहा है रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। अरे भाई दोस्त बता दो यार, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो क्या मारोगे, क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल लाइन एस, इसका भी नॉमेनक्लेचर क्या है, ऐसे, है कि नहीं। इसका अच्छा है यार, देखो यार, हाँ बच्चों थोड़ा सा रफ कर लो, क्या रफ करना है जरा देखो, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, बता दो यार, एंटी क्लॉकवाइज है ना यार, तो आर लिखो ना यार, ऐसा करोगे क्या यार, है अपना भी गड़बड़ करोगे, मेरा भी गड़बड़ करोगे। अब लास्ट वाला कायरल कार्बन चेक कर लो, तो चलो लास्ट वाले कायरल कार्बन के लिए एक नया कलर ले देते हैं, जैसे तुम्हें समझ में तो आए कि कौन से कलर की बात कर रहे हैं। ये लो, अब इस कायरल कार्बन की बात कर रहे हैं, इस पर कूदते हैं चल के। इसकी 4 बैलेंसी कौन है, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये तो पहले डिसाइड हो गया, ये 4 है, क्यों, सबसे कम एटॉमिक नंबर इसी का है। अब इधर आओ, ऑक्सीजन, ये भी डिसाइड हो गया, ये 1 है क्योंकि सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर इसी का है। अब मेरे दोस्त जरा बताओ, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, अब कार्बन का पड़ोस हाइड्रोजन, और इस कार्बन का पड़ोस इतने सारे एटम है यार, इसका मतलब ये 2 होगा, वो 3 होगा, तो ये आया 2 और ये वाली आई 3। अब 1 से 2 की ओर दौड़ लगाओ, अब 1 से 2 की ओर दौड़ लगाओगे तो ये ऐसे आएगा, है ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये क्या है, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज वाले का नाम क्या होता है, और 4th नंबर कहां है, हॉरिजॉन्टल पे, एस। तो नॉमेनक्लेचर क्या आया है, एस आर एस। ये देखो यार, तीनों के नॉमेनक्लेचर कैसे आए, एस आर एस। पसीना छोड़ दिया यार तुम्हें पढ़ाने में, देख लो यार, और क्या चाहिए तुम्हें बताओ, जान चली जाए। तो देखो इस कायरल कार्बन का नाम दोस्त क्या है, एस, इस कायरल कार्बन का नाम दोस्त क्या है, आर, इस कायरल कार्बन का नाम दोस्त क्या है, एस। तो हमारे पास इस तरह से नॉमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। यदि नॉमेनक्लेचर करते हो और कर लेते हो तो ये मान के चलो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का काम, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का काम आसानी से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अब कहानी को थोड़ा सा और आगे खींचते हैं और अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, यदि हमने आरएस नॉमेनक्लेचर कर लिया तो, यदि हमने आरएस नॉमेनक्लेचर कर लिया तो क्या करोगे। अब कॉन्सेप्ट को चिपकाता हूं, जरा देखो, अब बस इस लाइन को अच्छे से पकड़ना जो लिखने जा रहा हूं। देखो यार मेरे दोस्त, किसी के पास 2 है या 2 से ज्यादा कायरल कार्बन है, ठीक है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देता हूं, पहले रफ कर लो। ये देखो n की वैल्यू 2 या ग्रेटर देन 2 है। n क्या है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो मेरे दोस्त हम करते क्या हैं, हम सबसे पहले ये बात चेक करेंगे। देखो गौर समझिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। रूल समझते जाओ कि हमको करना क्या है। सबसे पहले हम उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, पहला पॉइंट तो ये हो गया। नॉमेनक्लेचर का मतलब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर नहीं, आरएस नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। आईयूपीएसी से
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कोई लेने देने नहीं है। आप नॉमेनक्लेचर करोगे कौन सा, आरएस नॉमेनक्लेचर करोगे, ठीक है, इतनी बात हो गई। इसके बाद क्या चेक करोगे मेरे दोस्त, इसके बाद हम लोग चेक करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये नया टर्म है, ये अभी आपको नहीं आता होगा, है ना, अभी पढ़ाता हूं। तो हम क्या चेक करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री को शॉर्टकट में कहते हैं COS और प्लेन ऑफ सिमेट्री को कहते हैं POS। तो हम POS या COS चेक करेंगे। इसके बाद क्या चेक करोगे, यदि ये दोनों मिलती हैं, नॉमेनक्लेचर कर लिया, प्लेन ऑफ सिमेट्री कर लिया, इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। तब यहां पर जाके यस या नो का डिसीजन होगा। आप हर क्वेश्चन में बस यही काम करोगे, क्या, सबसे पहले नॉमेनक्लेचर करोगे, देन प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री निकालोगे और फिर डिसाइड होगा कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं। यदि उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई, गौर समझिए, अब डिसाइड कर रहा हूं, यदि उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। किसी भी तरह की सिमेट्री की मिल गई तो वो ऑप्टिकली क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और यदि नहीं मिली तो ध्यान रखना वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसका मतलब सिर्फ कायरल कार्बन देख के हम नहीं बता कर सकते कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं। कायरल कार्बन देख के हम तभी पता लगा सकते हैं जब एक कायरल कार्बन हो। यदि एक से ज्यादा कायरल कार्बन है मेरे दोस्त तो हम नहीं पता लगा सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इतना सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है। क्या, पहले नॉमेनक्लेचर किया, नॉमेनक्लेचर से हम प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री निकालेंगे। यदि वो मिल गई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा मॉलिक्यूल, और यदि वो नहीं मिलती है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा मॉलिक्यूल। अब कैसे चेक किया जाता है इस बात को मैं समझाता हूं, गौर से समझिए। देखो यार, अब बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की। प्लेन ऑफ सिमेट्री बहुत इजी चीज है, इसके लिए टेंशन मत लो, एक बार में आप समझ जाओगे। बस बातों को समझते रहिएगा कि बता क्या रहा हूं, ठीक है। पहला पॉइंट नंबर पहला समझो। देखो, जब हम कोई प्लेन खींचते हैं, इमेजिनरी प्लेन, जैसे मैंने ये प्लेन खींचा, गौर समझिएगा, ऐसा इस प्लेन पे जो जो एटम आ जाएगा उसकी आप हमेशा मान के चलिएगा कि मिरर इमेज बन नहीं है, उसको आप कभी मत चेक करो। जो एटम प्लेन पे आ जाएंगे, गौर समझिए, जो एटम या मॉलिक्यूल प्लेन पे आ जाएंगे, ठीक है, उनकी सिमेट्री हमेशा बन रही है, हमें उनको चेक करने की जरूरत नहीं है। ये क्या करेंगे, ऑलवेज फॉर्म, ये क्या हो रहा है, मिरर इमेज, ठीक है, वो हमेशा क्या फॉर्म करेंगे, मिरर इमेज फॉर्म करेंगे। उनकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि हम लिए चेक करने चले जा रहे हैं, वो अपने आप फॉर्म करते हैं, आप उनकी टेंशन ना लो। क्या मैंने क्या बताया, जो मॉलिक्यूल उस इमेजिनरी प्लेन पे टच कर जाए, जो एटम उस इमेजिनरी प्लेन को टच कर जाए, जो बॉन्ड उस इमेजिनरी प्लेन को टच कर जाए, तो समझ लेना उसकी मिरर इमेज जरूर बनेगी। उसमें आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हम ये सपोज करके चलते हैं कि जो प्लेन होता है वो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये हम सपोज करके चल रहे होते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। ऐसे चाहे एटम हो चाहे हमारा मॉलिक्यूल है, हम दोनों को स्पेयर मान के चलते हैं। और जब दोनों को स्पेयर मान के चलते हैं ना, तो ये बिल्कुल क्या करता है, एक आप लोगों ने रबर की बॉल देखी ना, टेनिस बॉल, उसको वो बिल्कुल बीच से निकाल देता है, बीच से कट कर देता है, ऊपर का ढक्कन नीचे का ढक्कन, बस उनको मैच करा दो, ऐसे इस तरह से। तो ये जो इमेजिनरी प्लेन है, ये देखो, ये इन बॉलों को इक्वल पार्ट में ऐसे डिवाइड कर रहा होता है। इस वजह से मैंने आपको कहा कि जो कुछ भी प्लेन पे आ जाए उसको आप चेक ही मत करो, उसकी मिरर इमेज ऑलवेज बनती है, उस पर परेशान ना हो। जो प्लेन पे नहीं है उसकी मिरर इमेज पे फोकस करो, जो प्लेन पे है उसकी मिरर इमेज ऑलवेज बनती है, कभी फोकस मत करो। अब दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, ये फिजिक्स का टर्म है प्लेन ऑफ सिमेट्री, केमिस्ट्री में मत कूदने लग जाना। इसको फिजिक्स की तरह देखोगे कि मिरर इमेज बननी चाहिए पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो केमिस्ट्री की तरह मत चेक करना, फिजिक्स की तरह चेक करना कि हर पॉइंट पर उसकी मिरर इमेज आनी चाहिए। बॉन्ड की भी मिरर इमेज आनी चाहिए, एटम की भी मिरर इमेज आनी चाहिए। तो जरा देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री में सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ाया कि जो भी हम इमेजिनरी प्लेन डालेंगे, उस इमेजिनरी प्लेन में जो एटम जो बॉन्ड टच कर गया, तो तुम ध्यान रखना उसकी मिरर इमेज ऑलवेज बनेगी। उस पर आप टेंशन ना लो कि बन रही है कि नहीं बन रही है, उसको मत देखो, बचे हुए एटम या मॉलिक्यूल को आपको देखना है। अब यार कहानी को थोड़ा और ले लेते हैं, ठीक है, देखते कैसे, इस पर आ जाते हैं। तो देखो जरा यार, मैंने एक मॉलिक्यूल उठाया, मॉलिक्यूल का नाम हुआ COOH, सिंगल बॉन्ड OH, गौर से देखिए OH,
और COOH। ये देखो एक मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल को देख लो, क्या हम कोई ऐसा इमेजिनरी प्लेन खींच सकते हैं जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखे? तो जरा देखो यार, यदि हम एक इमेजिनरी प्लेन ऐसे खींच लें, प्लेन खींचना आपकी मर्जी है, कभी तो बच्चे की मर्जी चलेगी, इसका मतलब जैसा मन हो वैसा प्लेन खींच सकते हो। ध्यान रखो, जहां से मन हो वहां से पास करा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, बस हमें इक्वल 2 पार्ट में चाहिए। अब जरा देखो इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी। ठीक है, इसकी मिरर इमेज ये बनी, ये देखो इसकी मिरर इमेज ये बनी और इसकी मिरर इमेज ये बनी। ऐसे ये जो टर्म होता है ना, इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करना, ये एक देसी टर्म है, इसको मत यूज किया करो। फिजिक्स का टर्म यूज किया करो कि मिरर इमेज बननी चाहिए। इक्वल 2 पार्ट कभी कभी क्या होते हैं, बोर्ड में दिख रहे होते हैं कि वो इक्वल 2 पार्ट है, रियल में वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, मिरर इमेज बनाओ, इक्वल 2 पार्ट वाला कॉन्सेप्ट ना यूज करो। तो देखो इसकी मिरर इमेज ये है, इसकी मिरर इमेज ये है, इसकी मिरर इमेज ये है और इस बॉन्ड की मिरर इमेज ये बॉन्ड है। ठीक है, कुछ ऐसा रखा है इस तरह से। इस पॉइंट की मिरर इमेज इसी के जस्ट नीचे बनेगी इधर, इस पॉइंट की मिरर इमेज जस्ट इसके नीचे इधर बनेगी और ऊपर वाले की मिरर इमेज जस्ट इसके नीचे ऐसे बनेगी। तो ये मिरर इमेज है। और यदि यहां मिरर इमेज है तो तुम ये कह सकते हो कि यहां POS है, यहां पे क्या है, POS है। ऐसे मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब दोस्तों एक और बात बताते हैं, गौर समझिए। इस बात को तो मैंने एक बार ऐसे डिफाइन किया, अब देखो मैं दूसरा रास्ता बताता हूं इसी बात को और इजी तरीके से निकालने का। किसी ने कहा सर इमेजिनरी प्लेन हम कैसे ड्रा कर पाएंगे, हम नॉर्मल में तो कुछ पढ़ नहीं पाते, अब आप इमेजिनरी प्लेन की बात कर रहे हो, यहां तो तोते उड़ जाएंगे। तो मैंने कहा यार तुम टेंशन ना लो, तुम्हारे पास भी मेरे लिए कुछ है, क्योंकि मुझे लग रहा है यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो दूसरा रास्ता बता देता हूं, इसका नॉमेनक्लेचर कर लो। मैंने तुमसे कहा था नॉमेनक्लेचर एक बहुत बड़ा हथियार है, इसका नॉमेनक्लेचर करो। तो दोस्त मैं डायरेक्ट नॉमेनक्लेचर मार रहा हूं, पकड़ पाओगे तो देख लेना। ऑक्सीजन 1, कार्बन 2, इस कार्बन को 3, इसको 4। कैसे किया समझ गए भाई, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है इसलिए 1 कर दिया। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, मगर इसका अटैच एटम कौन है, ऑक्सीजन। इसका अटैच एटम कौन है, कार्बन, तो वो 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 4। अब 1 से 2 की ओर घुमा लिया, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ये देखो 1 से 2 की ओर घुमा लिया, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, 1 से 2 की ओर घुमा लिया, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। देख रहे हो, बात समझ पाना यार, ये 1 है, ये दोस्त 2 है और ये 3 है, ये 4 है, 1 से 2 घुमा रहा है ऐसे, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। और 4th नंबर कहां पे है, 4th नंबर मेरे दोस्त हॉरिजॉन्टल पे है, एंटी क्लॉकवाइज 4th नंबर हॉरिजॉन्टल R। किसी ने कहा यार एंटी क्लॉकवाइज 4th नंबर हॉरिजॉन्टल R कहां होता है, तो मैंने कहा बिल्कुल सही है, जरा एक बार ये देखो लिखा है एंटी क्लॉकवाइज 4th नंबर R। यदि 4th नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या नाम दोगे, R नाम दोगे। तो ये देखो मेरे दोस्त R आया। अब कहानी को थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं, चलो देखो, ये देखो यार कहां गए, यहां पे थे हम लोग। अब जरा देखो यार दोस्तों, ये आ रहा है, अब नीचे वाले का नॉमेनक्लेचर निकालो। तो जरा देखो नीचे वाले का नॉमेनक्लेचर हम लोग कैसे निकालते हैं, ये देखो CO कितना हो गया, OH कितना हो गया 1, कार्बन कार्बन, कार्बन का एडजेसेंट ऑक्सीजन, कार्बन का एडजेसेंट कार्बन, तो ये हो गया 2 और ये हो गया मेरे दोस्त 3 और ये हो गया 4। अब 1 से 2 गए, ये देखो आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है कि क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है। तो ये देखो क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होगा S, क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होगा S है। अब जरा मेरी बात को गौर से सुनो, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों, जरा गौर से देखिए। R की जो मिरर इमेज होती है, ध्यान रखिएगा, अच्छे से बनाता हूं। R की जो मिरर इमेज होती है दोस्त, वो हमेशा S होती है ऐसे, और S की जो मिरर इमेज होती है वो हमेशा R होती है ऐसे। बात समझ पाए क्या कह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों कि R की मिरर इमेज S है नॉमेनक्लेचर में और S की मिरर इमेज R है, मगर ये कब है, जब क्या हो, जो बचे हुए लीगेंड है, मतलब 4 डिफरेंट लीगेंड जो हों वो दोनों में सेम हो, 4 डिफरेंट लीगेंड जो है, ठीक है, वो दोनों में क्या हो, सेम हो। जो लीगेंड पहले वाले में लगे हैं वही लीगेंड दूसरे वाले कार्बन में भी लगे होने चाहिए। ये जो 4 डिफरेंट लीगेंड है ये दोनों में सेम होने चाहिए, तब आप ऐसा कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, आपको प्लेन खींचने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ नॉमेनक्लेचर से निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे देखो इस कायरल कार्बन पे क्या लगा है, OH लगा है, COOH लगा है, H लगा है दोस्त।
इस कायरल कार्बन पे क्या लगा है, OH लगा है, COOH लगा है, H लगा है। चारों बैलेंसी सेम है ना दोनों की। यदि दोनों कायरल कार्बन की चारों बैलेंसी सेम है तो तुम मेरे दोस्तों कभी भी प्लेन मत खींचो, बस नॉमेनक्लेचर कर लो। नॉमेनक्लेचर में क्या है, R की मिरर इमेज S, ऊपर वाला R आया, नीचे वाला S आया, इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तुम्हें प्लेन खींचने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मालिक्यूल चाहे जैसा लिखा हो, तुम्हें कोई इमेजिनरी प्लेन की जरूरत नहीं है। और तो मेरी कोशिश यही है कि तुम प्लेन पे ना फोकस करो, क्योंकि प्लेन डालना थोड़ा टफ है, ठीक है, मिरर इमेज निकालना थोड़ा टफ काम है, मगर नॉमेनक्लेचर करना इजी काम है, तो इजी पर फोकस करो। तुम क्या करो, हमेशा इस बात को चेक किया करो, R की मिरर इमेज S, S की मिरर इमेज R। मगर कब ये काम कर पाओगे, जब डिफरेंट लीगेंड जो है, मतलब दोनों कायरल कार्बन से जो बैलेंसियां अटैच है वो सेम होनी चाहिए, दोनों कायरल कार्बन से जो बैलेंसियां अटैच है वो सेम होनी चाहिए, मतलब 4 डिफरेंट लीगेंड जो है दोनों कायरल कार्बन में एक जैसे हों, तब ऐसा कर सकते हो। मगर यदि यही काम मैंने ऐसे कर दिया ना तो मत कर देना यार, नहीं तो तुम्हें भी टेंशन और हमें भी टेंशन। जैसे ये देखो, मैं जरा सा चेंज कर रहा हूं, नॉमेनक्लेचर यही आएगा, आप करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने चेंज ही ऐसा किया है। देखो दोस्त, अब तुम जोश में मत चलना, ये देखो R आ गया और ये वाला S आएगा। अब तुमने कहा सर R और S ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, इसमें भी आएगी प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्यों, क्योंकि R की मिरर इमेज S होता है, बात खत्म हो गई। मगर दोस्त दूसरी वाली बात तो चेक करो ना यार, इतना है कि नहीं, इतना ज्यादा उतावले होगे तो यही टेंशन होगी ना। जरा देखो यहां पे क्या लिखा है SH और यहां पे क्या लिखा है OH, डिफरेंट बैलेंसी हैं, दोनों कायरल कार्बन के पास जो बैलेंसी है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है, तब ये कभी मिरर इमेज नहीं बनाएंगे। R की मिरर इमेज S नहीं होगा, R की जो मिरर इमेज होगी वो S नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, तब वो मिरर इमेज नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। R की मिरर इमेज S नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब डिफरेंट बैलेंसी है तो ऐसे, ये देखो। और मेरे दोस्त डिफरेंट बैलेंसी है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कभी मिलेगी नहीं यार, है कि नहीं। सेम पॉइंट की मिरर इमेज दूसरा सेम पॉइंट होता है, जब पॉइंट ही सेम नहीं है तो मिरर इमेज कहां से मिलनी है, इसमें तो थोड़ा दिमाग ही नहीं लगाना भाई। SH एक टाइप है, अब SH की मिरर इमेज SH ही होगा ना, तो दूसरा SH होना तो चाहिए मेरे दोस्त, तभी तो मिरर इमेज बनेगी। मेरी बात समझ रहे हो ना भाई, प्लेन के एक साइड में और प्लेन के दूसरे साइड में सेम मॉलिक्यूल आएगा ना, तभी तो मिरर इमेज कह सकते हो, और वो मॉलिक्यूल ही एक है तो वो दो जगह पे कैसे आ सकता है। इसका मतलब क्या है, बस तुम उससे प्लेन पास करा सकते हो, और प्लेन पास कराओगे तो वो इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मगर यदि यहां से प्लेन तुमने पास करा दिया तो इस OH की मिरर इमेज ऊपर तो OH ही नहीं है, तो मिरर इमेज बनाएगा कहां से। तो कभी भी एक बात ध्यान रखो, आप इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा फॉलो करो, इसको कम फॉलो करो, जब ये ना मिला करे तब आप इसको फॉलो किया करो, प्लेन ऑफ सिमेट्री को। नहीं तो आप सबसे पहले जैसे ही मॉलिक्यूल देखा नॉमेनक्लेचर कर डाला, नॉमेनक्लेचर करने के बाद देख लो कि मिरर इमेज R की मिरर इमेज S, S की मिरर इमेज R, ऐसा। मतलब यदि एक मॉलिक्यूल का नॉमेनक्लेचर ये आ रहा है तो इसकी मिरर इमेज कौन सा होगा, इसकी मिरर इमेज होगा ये, R की मिरर इमेज S, S की मिरर इमेज R, ऐसा होगा। मगर ये कब प्रूफ कर पाओगे, ये कब बात सही होगी, जब सारे लीगेंड सेम हो, ऑल लीगेंड्स। अरे यार लीगेंड्स का मतलब तो समझ रहे हो ना, कि मैं लीगेंड्स लिखता हूं तो तुम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पहुंच जाओ। लीगेंड का मतलब है अटैच ग्रुप, अटैच मॉलिक्यूल, जो भी कुछ अटैच है, एटम, वो कैसे होने चाहिए, वो मेरे दोस्तों सेम होने चाहिए, तब ये कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है। और जर्नली सब सेम ही देंगे, तुम्हें टेंशन ना लो, क्योंकि यदि सेम ना हुए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, और प्लेन ऑफ सिमेट्री ना मिली तो क्वेश्चन इजी हो जाता है, तो वो देते सेम ही है। तो तुम इस बात पर ज्यादा फोकस रखो, उस बात पे कम फोकस रखो। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं, ठीक है। हम मिरर इमेज खींचना सीख गए, प्लेन ऑफ सिमेट्री खींचना सीख गए, तो अब जरा क्वेश्चन पे कूदते हैं कि कोई क्वेश्चन कैसे करें। देखो अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, ठीक है। ये एक CH3 है, ये Br है, ये H है, ठीक है, ये H है, ये Br है और ये CH3 है। एक फिगर गौर से देखना, अब इन्हीं के बीच में हम सब पढ़ा देंगे। एक ये फिगर, ये CH3 है, ये H है, ये Br है, ये H है, ये Br है, ये CH3 है।
ये CH3 है, ये देखो क्या है, Br है, ये H है, ये CH3 है, ये H है, ये Br है। देखो एक फिगर और, ये Br है, ये H है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये H है, ये Br। ये देखो 4 फिगर है। अब मेरे दोस्तों इन 4 फिगर में हमें क्या करना है, इन चारों फिगर में हमें ये चेक करना है सबसे पहले कौन कौन से आइडेंटिकल फिगर है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इस फिगर को A नाम दिया है, इस फिगर को B नाम दिया है, इस फिगर को C नाम दिया है, इस फिगर को D नाम दिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आइडेंटिकल फिगर निकालना। हमें ये चेक करना है कि आइडेंटिकल फिगर कौन कौन है, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा बेटा हमें ये चेक करना है कि कौन एक दूसरे के इनांसियोमर्स हैं। तो हमें चेक करना है इनांसियोमर्स पेयर कौन है। हमें क्या चेक करना है, इनांसियोमर्स पेयर कौन है। तीसरा चेक करना है डाइस्टीरियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स पेयर कौन कौन है, ठीक है। चौथा चेक करना है मीजो कंपाउंड कौन है। अब पढ़ाते जाएंगे सब बता देंगे इसी में कि मीजो कंपाउंड कौन है। अब जरा देखो ये सब कैसे निकाला जाता है, इस बात को अब आपको समझाते हैं बहुत अच्छे से। अब आप क्या करो, सबसे पहले नॉमेनक्लेचर करो। मैंने आपको क्या पढ़ाया है, मैंने आपको नॉमेनक्लेचर करना सिखाया है। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों इन सबका नॉमेनक्लेचर कर लो, सबका नॉमेनक्लेचर कर लो। अब मैं नॉमेनक्लेचर करता हूं। देखो 1 2 3 4, बात समझ गया कैसे। देखो क्या है, यदि मैं डायरेक्ट RS नहीं लिखूंगा तो नंबर डाल दूंगा तो फिर दिखने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये 1 क्योंकि एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, फिर इसका एटॉमिक नंबर क्योंकि ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, कार्बन से हाइड्रोजन, कार्बन से कार्बन। तो 1 2 3 4, तो 1 से 2 की ओर चलोगे तो ऐसे आएगा। और ये क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन है। और H कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पे है, तो ये क्या होगा S। इसका नॉमेनक्लेचर करो 1 2 3 4, तो 1 से 2 की ओर चला, ये भी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, हॉरिजॉन्टल पे है, ये भी क्या है S। तो ये SS फिगर है। अब इस पे आओ 1 2 3 4, तो 1 से 2 की ओर चलो, 1 से 2 की ओर ऐसा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, हॉरिजॉन्टल पे है R। इसको चेक करो 1 2 3 4, 1 से 2 की ओर चलो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है और हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, 4th नंबर R। बात समझ पा रहे हो, ये थोड़ा हो सकता है समझने में दिक्कत आ रही हो तो 2-4 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना। ये क्या है, अब इसका नॉमेनक्लेचर करो मेरे दोस्त 1 2 3 4, तो 1 से 2 की ओर चलोगे, ये देखो क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो ये S। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1 से 2 की ओर, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, मगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है मगर 4th नंबर कहां है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पे है, तो ये क्या होगा S, क्योंकि 4th नंबर कहां है, वर्टिकल पे। अब इस पे आओ, ये देखो इस पे नॉमेनक्लेचर करो 1 2 3, तो 1 और 2 अपोजिट है तो 4 से जाओगे, ये क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन है और ये कहां पे है, हॉरिजॉन्टल पे, तो S। अब इसको चेक करो 1 2 3 4, क्लॉकवाइज रोटेशन है और ये कहां पे है, हॉरिजॉन्टल पे, वर्टिकल पे, तो R। अब ये सारे नॉमेनक्लेचर हो गए। अब मेरे से गौर से समझिएगा, किसी ने पूछा A और B के बीच में क्या रिलेशन है, किसी ने पूछा B और C के बीच में क्या रिलेशन है, किसी ने पूछा C और D के बीच में क्या रिलेशन है, किसी ने पूछा A और D के बीच में क्या रिलेशन है। तो मैं देखो अब सबके रिलेशन बताता हूं, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से समझें कि सबके रिलेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो यार दोस्त, अब सबके रिलेशन बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। A और B के बीच में, A और B में देखो नॉमेनक्लेचर क्या है, पहले तो चेक कर लो सारे लिगेंड सेम है, सारे लिगेंड जो इस कार्बन पे लिगेंड है वही इस कार्बन पे लिगेंड है, सारे लिगेंड सेम है, चेक करो। तो जरा बताना RR की SS की मिरर इमेज कौन होगा, RR। भाई SS की मिरर इमेज कौन होगा, RR।
तो ये SS लिखें और ये RR लिखें। इसका मतलब ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। और दोस्त यदि ये एक दूसरे के मिरर इमेज है तो ये क्या हो गए, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो ये क्या हुए, इनांसियोमर्स पेयर हुए। ये क्या हो गए, इनांसियोमर्स पेयर हुए। ये देखो, ये मेरे दोस्त क्या हो जाएंगे, इनांसियोमर्स पेयर हो जाएंगे। इनांसियोमर्स पेयर क्या होते हैं, इनांसियोमर्स पेयर एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, है कि नहीं। ये देखो, और ये कैसे है, इनांसियोमर्स पेयर है। क्यों, क्योंकि RR SS का मिरर इमेज कौन होगा, RR, SS का मिरर इमेज कौन होगा, RR। ठीक है, अब जरा B और C में देखो, ये क्या लिखा है, RR, ये क्या लिखा है, SS, तो ये भी यही है। RR की मिरर इमेज कौन होगा, SS। इसका मतलब ये भी इनांसियोमर्स पेयर है। ये भी क्या है, इनांसियोमर्स पेयर है। ये भी क्या है मेरे दोस्त, इनांसियोमर्स पेयर है। ऐसे अब C और D में चेक करो, SS RS ये एक दूसरे की मिरर इमेज तो नहीं है, तो फिर क्या होंगे, जब वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बनाते हैं तो उन्हें बोला जाता है डाइस्टीरियोमर्स पेयर। C और D क्या है, डाइस्टीरियोमर्स पेयर है। यदि दो फिगर एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं तो वो इनांसियोमर्स पेयर है, और यदि दो फिगर एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बना रहे हैं तो वो डाइस्टीरियोमर्स पेयर है। अभी क्या था, A की मिरर इमेज जो थी, देखो A वाले फिगर की मिरर इमेज B वाला फिगर था, B वाले फिगर की मिरर इमेज C वाला फिगर था। ऐसे ये मिरर इमेज थे, मगर अब क्या है, अब यहां पर डाइस्टीरियोमर्स है C और D। क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं डाइस्टीरियोमर्स पेयर। ये क्या बोले जाते हैं, डाइस्टीरियोमर्स पेयर। मतलब तुम क्या कह रहे हो, तुम कह रहे हो C की मिरर इमेज D नहीं है। ये देखो, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। क्यों मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर देख लो जरा, ये SS है, ये RS है। SS की मिरर इमेज RR होता है। जब दो फिगर एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो तो वो डाइस्टीरियोमर्स, और मिरर इमेज हो तो वो इनांसियोमर्स। अब जरा देखो, A और D, A का क्या है, SS, और D का क्या है, SR। क्या ये मिरर इमेज है, नहीं। SS की मिरर इमेज कौन होता है, RR होता है, तो ये भी क्या है, डाइस्टीरियोमर्स पेयर है। तो ये भी क्या है मेरे दोस्त, डाइस्टीरियोमर्स पेयर है। ऐसे अब इसमें और बात पूछी जा सकती है, आइडेंटिकल फिगर कितने, तो जरा ये बताओ, SS ये भी है, SS ये भी है, इसका मतलब A और C आइडेंटिकल फिगर है। A और C क्या है, आइडेंटिकल फिगर है कि नहीं। इनांसियोमर्स पेयर कितने, दो, BC और CD। BC और CD इनांसियोमर्स पेयर है, दो। कौन कौन, ये दोनों। अब डाइस्टीरियोमर्स पेयर कितने, बहुत सारे बन सकते हैं, मगर AD तो बन ही सकता है, और भी बन सकते हैं। मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिले वो मीजो कंपाउंड। अब देखो मीजो कंपाउंड क्या होता है, तो जरा हम मीजो कंपाउंड के लिए चलते हैं, जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिले। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री किसमें मिलेगी, S की मिरर इमेज R होता है, नहीं। S की मिरर इमेज, सॉरी, S की मिरर इमेज R होता है, हाँ, मगर ये दोनों SS है, ये दोनों RR है, ये दोनों SS है, ये है। यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, आपको दिख नहीं रही है, मगर यहां पर POS है। यहां पर क्या है दोस्त, POS है। तो किसी बच्चे ने कहा सर यहां पर POS कैसे है, दिख तो नहीं रहा है, तो मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना टफ है, इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि नॉमेनक्लेचर पे फोकस करो। S की मिरर इमेज क्या होगा, R दिया है, और लीगेंड सेम है, CH3BRH, CH3BRH सेम लीगेंड लगे हैं, और सेम लीगेंड लगे हैं तो मैंने आपको अभी पढ़ाया है। ये देखो, यदि सेम लीगेंड है तो R की मिरर इमेज S होता है, S की मिरर इमेज R होता है। आप प्लेन खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लेन खींचने में फंस जाओगे। ये देखो यहां पर है, तो जब एक दूसरे की मिरर इमेज मिल जाती है मॉलिक्यूल के अंदर तो उसको मीजो कंपाउंड कहते हैं। मीजो कंपाउंड का मतलब होता है मिरर इमेज फॉर्म विद इन द मॉलिक्यूल, मिरर इमेज फॉर्म विद इन द मॉलिक्यूल, मिरर इमेज फॉर्म विद इन द मॉलिक्यूल,
या कंपाउंड। यदि मिरर इमेज विद इन द कंपाउंड मिल रही है तो वो क्या है, मीजो मॉलिक्यूल है। और यहां विद इन द कंपाउंड मिल रही है, एक मिरर इमेज एक दूसरे की थोड़ी है, एक के अंदर मिल रही है। यदि मॉलिक्यूल के अंदर ही उसकी मिरर इमेज प्रेजेंट है तो वो मीजो कंपाउंड होता है। और यदि एक मॉलिक्यूल की मिरर इमेज दूसरा है तो वो इनांसियोमर्स होता है। जब एक मॉलिक्यूल की मिरर इमेज दूसरा मॉलिक्यूल है तो वो इनांसियोमर्स है, और वही मिरर इमेज अंदर मिल जाए तो वो मीजो है। तो ये देखो मीजो कौन है, डी ऑप्शन मीजो क्यों है, क्योंकि ऊपर वाला एस है नीचे वाला आर है, तो एक दूसरे की मिरर इमेज है ये, और लीगेंड भी सेम है, लीगेंड भी सेम है। तो ये देखो, तो आइडेंटिकल फिगर कौन थे, ठीक है, मीजो कौन थे, ये सारी बातें ऐसे ही पूछी जाती है। 2-3 कंपाउंड देके उनमें ये सारी बातें पूछ लेते हैं। तो आप कैसे निकालोगे, बात समझ पाए। यदि वो एक दूसरे की मिरर इमेज है, जैसे ये देखो एक दूसरे की मिरर इमेज है, ठीक है, तो वो क्या है, इनांसियोमर्स पेयर हुए। ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, कैसे मिरर इमेज है, सॉरी कैसे मिरर इमेज है, तो कैसे मिरर इमेज है, तो वो ऐसे मिरर खींच के नहीं है। प्रॉब्लम ये नॉमेनक्लेचर से मिरर इमेज है, हम नॉमेनक्लेचर से कर रहे हैं, मिरर खींच के नहीं कर रहे हैं, मिरर खींच के नहीं कर पाओगे, पता ही नहीं चलता है। तो इस बात को गौर समझ रहे हो कैसे करना है मेरे दोस्तों, इस बात को समझ पा रहे हो ना कैसे करना है, ठीक है, कर लोगे। कहानी को और आगे बढ़ाया जाए। अब जरा देखो, कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अब यदि यार मान लो कहीं पूछा जाता है कितने आइसोमर है, तो कैसे निकाला जाए, कितने स्टीरियो आइसोमर है, तो कैसे निकाला जाए। तो देखो, स्टीरियो आइसोमर काउंट करना सिखाता हूं। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। देखो, वैसे तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर नहीं पूछे जाते। क्यों नहीं पूछे जाते, क्योंकि उनको टफ काउंट करना थोड़ा टफ होता है, बार बार फिगर बनाओ। तो हम लोग भी उस पर ज्यादा ना फोकस करके सिर्फ सिंपल इस बात पे फोकस करते हैं कि कब कब कैसे कैसे मिल सकते हैं। तो ये देखो, यदि हमारे पास टर्मिनल, देखो इफ टर्मिनल कायरल कार्बन have different ligand, या फिर कहो टर्मिनल कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। यदि मेरे दोस्त टर्मिनल अनसिमेट्रिकल है तो क्या होगा, यदि टर्मिनल अनसिमेट्रिकल है तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 2 की पावर n होंगे, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। यदि क्या है, यदि हमारे पास सिमेट्रिकल ना होके अनसिमेट्रिकल है तो हमारा आंसर होगा 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। जैसे ये अब कायरल कार्बन दोस्त कितने हैं, तो जरा चेक करो कायरल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 कायरल कार्बन है, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 ये कहा जा रहा है। तो 8 आइसोमर होंगे कुछ इस तरह से, 2 की पावर 3 8, तो टोटल आइसोमर कितने आ जाएंगे, 8 आइसोमर आ जाएंगे। किस तरह से निकालोगे, इस तरह से निकालोगे। कब, जब वो अनसिमेट्रिकल हो मेरे दोस्त, तब हम इस तरह से निकालेंगे। कौन, टर्मिनल। अब जरा देखो यार, यहां तक, अच्छा पीछे देखे जगह है क्या अभी मेरे पास, अच्छा अब एक और एग्जांपल देख सकते हो। जैसे ये देखो, सभी बच्चों को पता है कि ये देखो, अब बताओ कितने होंगे, तो बताओ कितने हमारे पास कायरल सेंटर है, 1 2 3 4 कायरल सेंटर हैं, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 यार कितना होता है, 16 आइसोमर हो जाएंगे।
क्यों? क्योंकि कायरल सेंटर कितने हैं? 4 है। ठीक है, तो 2 की पावर क्या करोगे? 4 कर दोगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हो जाएगा। अब जरा देखो यार, बातों को और आगे बढ़ा लेते हैं दोस्तों। इसके आगे क्या करना है जरा देखिए। हमने यार ऑप्टिकल आइसोमर बता दी, इनांसियोमर्स बता दिए, डाइस्टीरियोमर्स बता दिए, कैसे चेक करते हैं ये बात बता दी आपको। ठीक है, अब इन्हीं में थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म क्या होती है इस पर बताते हैं। देखो चलो अच्छा दोस्त, कन्फर्मेशनल नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा 10 मिनट ले लेंगे। वैसे तो आइसोमरिज्म के टॉपिक का टाइम खत्म हो गया, मगर हम नेक्स्ट क्लास में आइसोमरिज्म थोड़ा सा पढ़ा लेंगे, क्योंकि जैसे अच्छे से पढ़ाएं। तो कन्फर्मेशनल हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कन्फर्मेशनल डिस्कस करेंगे, और मेरे हिसाब से हाइड्रोकार्बन भी है तो हाइड्रोकार्बन भी पढ़ाएंगे, आप टेंशन न लें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन सब बातों को डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग इसी जगह पे खत्म करते हैं। तो आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिए और रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। ऑल द बेस्ट।